बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों मैं हूं अरविंद यादव। फिर मैं हाजिर हूं आपकी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर जो कि बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। बच्चों अगर आप कर रहे हो MPPAT, CGPAT, BHU, यूपी कैटेट या जेट की तैयारी, तो बच्चों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम आज की वीडियो में लेकर आए हैं मक्का की खेती। मक्का की खेती से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में लगभग 2 से 3 प्रश्न आपके ज़रूर बनते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपके जो भी प्रश्न बने उनको आप आसानी से हल कर सको। इसमें पूरा खेती का वर्णन मैंने अच्छी प्रकार से समझाया है। आप लास्ट तक वीडियो देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मक्का की खेती। बच्चों सबसे पहले हम जानते हैं मक्का का वानस्पतिक नाम जिया मेज है। सब जानते हैं मक्का का बॉटनिकल नेम क्या होता है बच्चों, जिया मेज है। और कुल की बात करें तो आपको पता है अनाज वाली फसल है तो कुल है ग्रेमनी या पोएसी। ठीक है ना, ये तो मैं आपको कई बार बता ही चुका हूँ कि जितनी भी अनाज वाली फसलें है सभी का कुल ग्रेमनी या पोएसी होता है। उत्पत्ति स्थान इसका मैक्सिको है। उत्पत्ति स्थान का मतलब है सबसे पहली बार जो मक्का मिली थी तो कहाँ पर मिली थी, मैक्सिको में, तो वहाँ पर इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। गुणसूत्र संख्या की बात करें तो गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 20 होती है। मक्का में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 2n बराबर 20। ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। मक्का परपरागत फसल है। परपरागत का मतलब आप जानते होंगे दो तरह की फसलें होती हैं, स्वपरागत और परपरागत। परपरागण और स्वपरागण जनरली सब जानते हैं। एक बार छोटी सी लाइन में आपको दोनों चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। स्वपरागण का मतलब होता है बच्चों, स्व मतलब स्वयं, मतलब किसी फूल के जो पुंकेसर होते हैं उसमें जो परागकण होते हैं वो उसी फूल के उस पर प्रतिकाग्र पर गिर जाते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। और अगर दूसरे पौधे के फूल पर चले जाएं वही परागकण और दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर गिर जाएं तो उसे कहते हैं पर परागण। तो मक्का आपकी पर परागित फसल है। कैसी है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स। ठीक है, मक्का C4 वर्ग का पौधा है। बच्चों 3 तरह के प्लांट्स होते हैं, C3, C4 और केम प्लांट्स। तो C3 तो जितने भी पौधे होते हैं वो ठीक है। C4 कौन कौन से, सिर्फ एग्रीकल्चर में 4 पौधे ऐसे हैं जो C4 होते हैं। कौन कौन से, एक तो ये मक्का, बाजरा, ज्वार और गन्ना। ये 4 आप लोगों को याद रखना है। कौन कौन से, मक्का, ज्वार, बाजरा और गन्ना, ये चारों आपके C4 प्लांट्स होते हैं। केम प्लांट्स भी होते हैं, बता दूंगा, अगेव होता है, सीसम होता है, ये सभी आपके कौन से होते हैं, केम प्लांट्स होते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं मक्का की। चलिए, मक्का की प्रोटीन, मक्का में अगर जो प्रोटीन है वो 10% होती है और जो उस प्रोटीन पाई जाती है मक्का में, मक्का की प्रोटीन को जीन कहलाती है। क्या कहते हैं उसे, जिन कहते हैं। ध्यान रहे इस बात का आपको विशेषकर। ठीक है बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट है बच्चों, अनाज वाली फसलों में सर्वाधिक उत्पादन देने वाली फसल मक्का है। इसका विशेष याद रखेंगे आप लोग कि अनाज वाली जितनी भी फसलें हैं ना आपकी, चाहे गेहूं हो, बाजरा हो, धान हो, तो उन सभी फसलों में सर्वाधिक जो प्रोडक्शन देने वाली क्रॉप्स है ना वो है मक्का। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है आपकी मक्का का। मक्का का पौधा अधिक पानी व कम पानी के प्रति संवेदनशील है, मतलब अधिक प्रभावित होता है। बच्चों ना तो मक्का को अधिक पानी की आवश्यकता होती है और ना ही बिल्कुल सूखे की आवश्यकता होती है, मीडियम उसको पानी चाहिए। संवेदनशील होता है मतलब इनको ना तो ज़्यादा पानी सहन कर सकता है ना ही कम पानी को सहन कर पाता है। ठीक है ना, चलिए, मक्का में नर भाग को टेसल तथा मादा भाग को सिल्क कहा जाता है। बच्चों क्या होता है मैं आपको बताऊं, मक्का में दोनों भाग होते हैं, नर और मादा। नर भाग ऊपर होता है, जैसे आपने देखा हो वो बाली टाइप की निकली रहती है ना, वो उसमें दाने नहीं होते, वो फुल टाइप का रहता है, बिल्कुल जस्ट ऊपर मक्का के ऊपरी भाग, उसको टेसल कहते हैं। क्या कहा जाता है उसे, टेसल। वो जो भुट्टा लगता है ना, जो बाल होते हैं वहाँ पर, तो उसको कहा जाता है सिल्क। ठीक है ना, तो ध्यान रखें आपको, मक्का में नर भाग को टेसल और मादा भाग को सिल्क कहा जाता है। क्लियर, चलिए, मक्का में नर भाग पहले निकलता है। बच्चों ऊपर की जो बाली टाइप की होती है ना मक्का में, वो क्या निकलती है, पहले निकलती है, मतलब नर भाग पहले निकलता है और मादा भाग मतलब जो भुट्टा होता है वो बाद में निकलता है।
तो इस अवस्था को प्रोटेंडरी अवस्था कहते हैं। समझ में आया? तो आपको एक पता चल गई यहाँ पे बात कि मक्का प्रोटेंड्रियस प्लांट्स है। कैसा है आपको? प्रोटेंडियस। प्रोटेंडियस का मतलब क्या होता है कि नर भाग पहले निकले उसमें और मादा भाग बाद में निकले, तो उस अवस्था को प्रोटेंड्री अवस्था कहा जाता है। तो ये चीज आपकी क्लियर बिल्कुल एकदम से हो गई होगी। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट है बच्चों, इसमें नर तथा मादा भाग एक ही पौधे पर अलग अलग पाए जाते हैं। बच्चों इस चीज का आप याद रखना, नर और मादा भाग एक ही पौधे बिल्कुल रहते हैं। ऊपर वाला भाग नर है, नीचे आपका भुट्टा जहाँ पे लगता है वो कौन सा भाग है? वो मादा भाग। और ये दोनों भाग नर एवं मादा मतलब मेल फीमेल दोनों एक ही प्लांट्स पर उपस्थित होते हैं, लेकिन वो अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, एक जगह नहीं होते। ठीक है ना, अलग अलग वो पाए जाते हैं। जो लोग मक्का वो ज़्यादा भोजन के रूप में ज़्यादा खाते हैं उन्हें पेलाग्रा नामक बीमारी हो जाती है, क्योंकि मक्का में विटामिन बी तथा ट्रिप्टोफैन की कमी होती है। बच्चों जो ज़्यादा उपयोग करते हैं ना मक्का को खाने के रूप में, भोजन के रूप में जो उपयोग करते हैं मक्का को, तो उनको पेलाग्रा बीमारी हो जाती है। पेलाग्रा बीमारी का मतलब होता है गंजापन। क्या हो जाता है? गंजापन। बिल्कुल बाल चले जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें विटामिन बी नहीं पाया जाता मक्का में, दूसरा उसमें एक अमीनो अम्ल है ट्रिप्टोफैन, वो नहीं पाया जाता। इन दोनों को न पाए जाने के कारण मनुष्य को कौन सी बीमारी हो सकती है? पेलाग्रा, जो ज़्यादा यूज करते हैं, जो ज़्यादा खाते हैं मक्का। ठीक है ना। चलिए बच्चों, मक्का की डबल क्रॉस टेक्निक वैज्ञानिक डीएफ जोन्स ने सन 1920 में दी थी। इसको थोड़ा सा याद रखना आप लोग। डबल क्रॉस टेक्निक, एक सिंगल क्रॉस टेक्निक थी और डबल क्रॉस टेक्निक। डबल क्रॉस टेक्निक का आप लोग विशेष याद रखें। इसको एक वैज्ञानिक थे हमारे, उनका नाम था डीएफ जोन्स। डीएफ जोन्स ने 1920 में इसको तकनीकी को दिया था। ठीक है ना। चलिए, संकर मक्का का विचार किसमें आया था? तो हाइब्रिड जो मक्का है उसका विचार सर्वप्रथम ईस्ट तथा सल ने दिया था। किसने दिया था? ईस्ट और सल, दो वैज्ञानिक थे, उनका नाम है ईस्ट और सल। इन दोनों ने संकर मक्का का विचार सर्वप्रथम दिया था। ठीक है। चलिए बच्चों, आपको सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। अगर कहीं भी अगर आपको कैसी भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो, एवं आप हमसे संपर्क करके भी पूछ सकते हो। बच्चों यह मौका कभी वापस लौट के नहीं आएगा। गोल्डन चांस है आपके पास। ये समय आपको जो मिल रहा है लॉकडाउन की वजह से, उसका आप भरपूर उपयोग कीजिएगा और बिल्कुल जी लगा के, दिल लगा के मेहनत कीजिएगा, जिससे आप आगे सफल हो सकें। अगर आपने इस समय का दुरुपयोग किया, आपने पढ़ाई नहीं की, तो मुझे नहीं लगता कि आगे आप सफल हो पाओगे। इसका आप भरपूर उपयोग कीजिए, दिन रात एक कर दीजिए और आप सफल जरूर होंगे। ठीक है बच्चों। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट आपके प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है आपका, मक्का में नर पुष्प को हटाना डीटेसलिंग कहलाता है। बच्चों मैंने अभी बताया था नर भाग को टेसल कहते हैं। ठीक है ना। तो उसको अगर हटाया जाए, अगर उसको हटा रहे हैं तो इस क्रिया को क्या कहा जाएगा? डीटेसलिंग। क्या कहा जाता है उसको? डीटेसलिंग। ये आपको याद होना चाहिए। मक्का में नर पुष्प ऊपर वाला होता है, अगर उसको हटा दिया जाए तो उसको डीटेसलिंग कहा जाएगा। मक्का की खेती के लिए 32 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। बिल्कुल, मक्का की अच्छी प्रकार से अगर हम कल्टीवेशन करते हैं, अच्छी कल्टीवेशन करने के लिए उसका टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 32 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अच्छा टेम्परेचर माना जाता है, उपयुक्त माना जाता है। मक्का एक सूचक फसल है। सूचक फसल मतलब इंडिकेटर है, इंडिकेट क्रॉप्स है। ये जिंक की कमी के लिए, अगर मक्का में जिंक की कमी हो जाती है तो वो इंडिकेट करने लगती है, ऐसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं कि उसमें जिंक की कमी हो गई है। ठीक है ना। तो ध्यान रखें आप लोग, मक्का एक सूचक फसल है। किसके लिए? जिंक के लिए। किसके लिए? जिंक के लिए। नेक्स्ट है, मक्का को अमेरिका की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। बच्चों मक्का की खेती सबसे अधिक अमेरिका में की जाती है, इसलिए और सबसे ज़्यादा यूज़ भी वहाँ पर किया जाता है। तो अमेरिका की रीढ़ की हड्डी कैसे कहा जाता है? मक्का को। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए आप इसको विशेष याद रखेंगे। रीढ़ की हड्डी किसको कहा जाता है? मक्का को। मक्का की प्रजातियों का वर्गीकरण, जब वर्गीकरण की हम बात करते हैं तो सन 1899, ये ढंग से नहीं लिखा गया है, 1899 में एक वैज्ञानिक थे सटबैट ने इसका वर्गीकरण किया था और उसको 7 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा था? 7 भागों में। मैं आपको बताऊंगा 7 भाग कौन कौन से हैं अभी एक नेक्स्ट आपके पेज पर। सबसे अधिक विश्व में मक्का का उत्पादन कहाँ पर होता है? अमेरिका में। ध्यान रखें, ये जनरल बात है कि सबसे अधिक मक्का का उत्पादन कौन से देश में होता है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, अमेरिका में सबसे ज़्यादा आपकी मेज का प्रोडक्शन होता है। बच्चों जो मक्का की प्रजातियों का वर्गीकरण है
वो 1899 में जो वैज्ञानिक थे सटबैर्ड ने, मैं उसके बारे में आपको क्लियर करने वाला हूँ। देखिए अभी आप देखिए, नंबर 1 है स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न यानी मीठी मक्का कहते हैं। उस स्वीट कॉर्न का बॉटनिकल नेम है जियामेज सैकेराटा। क्या है आपका? जियामेज सैकेराटा। सातों आपकी जो प्रजातियां वो देखिए आप लोग। दूसरी है फ्लिंट कॉर्न। फ्लिंट कॉर्न का जो बॉटनिकल नेम है वो है जियामेज इंडुराटा। क्या है फ्लिंट कॉर्न का? जियामेज इंडुराटा। याद रखना, भारत में इसका सर्वाधिक खेती की जाती है। कैसे याद रखोगे? इंडुराटा। इंडू मतलब इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आपके फ्लिंट कॉर्न मक्का का होता है। जो हम लोग मक्का बोते हैं ना, वो कौन सी होती है? जियामेज इंडुराटा या फ्लिंट कॉर्न। नेक्स्ट है पॉपकॉर्न। बच्चों ये तो आप सब जानते होंगे, इसका बॉटनिकल नेम है जियामेज एबर्टा। पॉपकॉर्न तो आप लोगों ने खाए होंगे ना, जो आपके दुकान में मिल जाते हैं जनरली। यो गांव में आप लोग क्या बोलते हैं उनको? फूला बोलते हो, फुलका बोलते हो। वो होते हैं आपके पॉपकॉर्न। कौन से होते हैं? पॉपकॉर्न। बॉटनिकल नेम याद रखना, जियामेज एबर्टा। जियामेज एबर्टा से पॉपकॉर्न बनते हैं। चौथी है बच्चों डेंट कॉर्न। डेंट कॉर्न, इसका बॉटनिकल नेम है जियामेज इंडेंटाटा। और सबसे ज़्यादा याद रखना है, इसका प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? अमेरिका में। अमेरिका में सर्वाधिक खेती डेंट कॉर्न की होती है। बॉटनिकल नेम है जियामेज इंडेंटाटा। ओके, चलिए नेक्स्ट है पांचवा पॉडकॉर्न। बच्चों पॉडकॉर्न का बॉटनिकल नेम जियामेज ट्यूनिकाटा है। और छठवा है बैक्सीकॉर्न। बैक्सीकॉर्न का बॉटनिकल नेम जियामेज कैरिटाना है। इससे बच्चों ज़्यादातर स्टार्च बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? स्टार्च बनाने के काम आती है बैक्सीकॉर्न। ठीक है। सातवीं है फ्लोरकॉर्न। बच्चों फ्लोरकॉर्न का बॉटनिकल नेम जियामेज इमाइलेशिया। तो याद आपको इनको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम अगर पूछा जाएगा तो इनमें से ही एक प्रश्न आपका बन जाता है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि 2 से 3 प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मिलेंगे, तो यहाँ से एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। इसलिए आप इसको अच्छी प्रकार से याद जरूर कर लें। चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं बच्चों मक्का की बीज दर की। सीड रेट ऑफ मेज। तो मक्का को 2-3 तरीके से बोया जाता है। जैसे हम बात करें खरीफ ऋतु में, मक्का को खरीफ ऋतु की फसल है जनरली, जैसे बरसात में ही इसको बोया जाता है। और इसकी जो बीज दर है उस समय होती है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बच्चों हेक्टेयर का मतलब मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, यहाँ पर देख लीजिए 4 बीघा बराबर 1 हेक्टेयर होता है। कितना बीघा बराबर? 4 बीघा, उसमें भी 5 विस्वा कम होता है। 4 बीघा बराबर कितना हेक्टेयर होता है आपका? 1 हेक्टेयर। ठीक है ना। तो 1 हेक्टेयर या 4 बीघा के लिए 15 से 20 किलो मक्का आपको चाहिए, अगर आप खरीफ ऋतु में यानी वर्षा ऋतु में इसकी बुवाई कर रहे हो तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बच्चों संकर मक्का। संकर मक्का यानी हाइब्रिड जो मेज होती है उसकी सीड रेट ज़्यादा होती है, 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी होती है? 25 किलो प्रति हेक्टेयर। अगर चारे के लिए अगर आप खेती कर रहे हो, मान के चलिए आप मक्का के लिए खेती कर रहे हो कि हम चारा इसका उपयोग करेंगे, चारे के रूप में पशुओं खिलाएंगे, तो बीज कितना चाहिए? 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बीज की मात्रा ज़्यादा चाहिए चारे के लिए। क्यों? क्योंकि मक्का को हम क्या बोएंगे? घनी अवस्था में बोएंगे। क्या बोएंगे? घनी अवस्था में उसको बोना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मक्का में पीले रंग की। तो मक्का पीली होती है ना, देखिए तो वैसे मक्का कई तरह की होती है, पीली होती है, वाइट भी होती है, और भी बहुत सारे कलर आने लग गए आजकल, तो नई नई वेरायटी हो गई। लेकिन जनरली हम पीले रंग की बात करें तो मक्का जनरल पीली होती है, और उसका पीला रंग क्रिप्टोजेंथिन के कारण होता है। कौन सा उसमें रसायन पाया जाता है? क्रिप्टोजेंथिन। इसको जरूर आप लोग अच्छी प्रकार से याद रखेंगे। मक्का में ट्रिप्टोफैन तथा लाइसिन अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है। बच्चों याद रखना, अमीनो अम्ल आपके 20 होते हैं, और जिसमें से आपके ट्रिप्टोफैन और लाइसिन, ये दोनों अमीनो अम्ल की मक्का में क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। इसको आप लोग विशेषकर याद रखेंगे। नेक्स्ट अब मक्का मोनोसियस पौधा है। बच्चों मक्का कैसा पौधा है? मोनोसियस आपका पौधा है। चलिए बढ़ते आगे। मक्का में 10% प्रोटीन होती है, तो सब जानते हैं बच्चों मक्का में। नेक्स्ट हम बात करें मक्का की खेती तीनों ऋतु में की जा सकती है। बच्चों मक्का की खेती तीनों ऋतुओं में ही की जाती है। मक्का और सूरजमुखी वो ऐसी फसलें हैं बच्चों जिनकी तीनों ऋतु में हम खेती कर सकते हैं। ठीक है ना, याद रखें। और रबी सीजन में मक्का की खेती बिहार में प्रचलित है। बिल्कुल, वैसे खरीफ ऋतु में तो पूरी जगह होती है और जायद में भी हो जाती है, लेकिन रबी सीजन में ज़्यादातर जो खेती है वो बिहार में प्रचलित है। कहाँ पर? बिहार राज्य में। कई बार पूछा जा चुका है कि बताइए मक्का की रबी सीजन में कहाँ पर खेती हो, तो ध्यान रहे आपको बिहार में। क्लियर?
चलिए, मक्का एक ऐसी अनाज वाली फसल है जिसमें कल्ले नहीं फूटते हैं। बच्चों, कल्ले तो आप जानते होंगे, आपने गेहूं में देखा होगा, आपने धान में भी देखा होगा, कल्ले निकलते हैं, टिलर्स निकलते हैं, लेकिन मक्का में टिलर्स या कल्ले नहीं निकलते हैं, नहीं फूटते हैं। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। मक्का में सफ़ेद कली रोग जिंक की कमी से होता है। बिल्कुल बच्चों, मक्कों में जो कली होती है वो सफ़ेद पड़ जाती है, और वो क्यों पड़ जाती है? क्योंकि मक्का में जिंक की कमी हो जाती है, और जिंक का ही सूचक है मक्का, ये आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, मक्का को अनाजों की रानी कहते हैं, सब जानते होंगे। मक्का को अनाजों की रानी कहा जाता है, और राजा किसे कहा जाता है? राजा कहा जाता है गेहूं को। ठीक है ना, अनाजों का राजा गेहूं है, जबकि अनाजों की रानी कौन है? आपकी मक्का। नेक्स्ट है बच्चों, मक्का में सिमाजीन तथा एट्राजीन शाकनाशी उपयोग किए जाते हैं। बिल्कुल, मक्का में खरपतवार नियंत्रण के लिए जो भी चारा हो जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए दो दवाओं का नाम है, आप याद रखना, सिमाजीन और एट्राजीन। इन दोनों दवाओं का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि आपकी कौन कौन सी दवा हैं खरपतवार नियंत्रण के लिए। बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट आपके प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, भारत में मक्का का क्षेत्रफल सबसे अधिक कर्नाटक राज्य में है। बिल्कुल बच्चों, सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। और मक्का का सबसे अधिक उत्पादन की बात करें तो मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश राज्य में होता है। कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। एरिया कहाँ पर है? कर्नाटक में। ये चीज़ें आपको दोनों को चीज़ें याद होना चाहिए। बात करते हैं वैरायटियों की बच्चों, तो मक्का की संकर जातियाँ आपकी गंगा 1, गंगा 101, डेक्कन, रंजीत, ये सभी आपकी मक्का की हाइब्रिड वैरायटियां हैं। कौन सी हैं? आपकी हाइब्रिड जातियां हैं। संकुल जातियों की बात करें तो संकुल जातियां हैं विक्रम, विजय, अंबर। संकुल जातियां कौन कौन सी हैं? विक्रम, विजय और अंबर। संकुल वैरायटी इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट वैरायटियां। कौन सी बोलते हैं? कंपोजिट वैरायटियां विक्रम, विजय और अंबर हैं। किसान, जवाहर, प्रोटीना, ये सभी आपकी कंपोजिट वैरायटियां हैं। बच्चों, प्रोटीना किस में 4% लाइसिन होता है? प्रोटीना किस में कितने परसेंट लाइसिन होता है? 4% लाइसिन इसमें पाया जाता है। लाइसिन क्या है आपको पता ही है? एक अमीनो अम्ल है जो कि इसमें 4% पाया जाता है। शक्तिमान 1, शक्तिमान 2 में ओपेक 2 जीन डाला गया है। बिल्कुल बच्चों, शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 जो वैरायटी हैं इनमें कौन सा जीन डाला गया है? ओपेक 2। मक्का का ये अधिक प्रोटीन वाला जीन है, जिससे मक्का की वैरायटियों में क्या बढ़ गया है? प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। कौन से जीन से? ओपेक 2 जीन से। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हम आगे। मक्का में उच्च प्रोटीन के लिए जवाबदार जीन ओपेक 2, मैं आपको अभी बता रहा था कि हाईएस्ट प्रोटीन के लिए जो जवाबदार जीन है वो कौन सा है? आपका ओपेक 2। मक्का में कार्बोहाइड्रेट 77 से 79% होती है। बिल्कुल बच्चों, मक्का में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी पाई जाती है? 77 से 79% आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो कि जितनी भी अनाज वाली फसलें हैं उनमें सबसे ज़्यादा है। हाईएस्ट कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज इन मक्का। मक्का का कीट तना भेदक है। बिल्कुल, मक्का में कीट लगता है तना, क्योंकि तना को भेद देता है, और उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है काइलोपाटेलस। कौन सा है आपको? काइलोपाटेलस मक्का के तना भेदक कीट का वैज्ञानिक नाम है। मक्का के कुल उत्पादन का 40% उत्पादन अमेरिका में होता है। बिल्कुल, हाईएस्ट आपका जो प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन आपका 40% उत्पादन कहाँ पर होता है? अमेरिका में। जितना भी मक्का उत्पादन होता है 40% कहाँ पर होता है? अमेरिका में होता है। मक्का के अंकुरण के लिए 18 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। बच्चों, अच्छी वृद्धि और विकास के लिए 32 डिग्री सेल्सियस तापमान, जबकि आपके अच्छे अंकुरण के लिए 18 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है मक्का के लिए। मक्का पाला संवेदनशील फसल है। बिल्कुल बच्चों, संवेदनशील का मतलब होता है मक्का पाले को सहन नहीं कर सकती है। अगर पाला तो सब जानते होंगे ना, जो सर्दियों में पड़ता है, ठीक है ना, तो संवेदनशील फसल है पाले के लिए। ठीक है, चलिए, मक्का में सेमिनल रूट उपस्थित रहती है। सेमिनल रूट सब जानते होंगे बच्चों, मक्का को सहारा देने के लिए आपने देखा होगा कि मक्का के नीचे तने पर नीचे वो ऊपर जो निकल आती है ना, उनको क्या बोलते हैं? सेमिनल रूट कहा जाता है। कौन सी रूट कहा जाता है? सेमिनल जड़। जड़ तो जानते होंगे ना, वो नीचे निकल आती है जो सहारा प्रदान करती है मक्का को, जिससे मक्का गिरे नहीं। ठीक है, चलिए, मक्का को 50 से 80 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, मक्का के लिए कितना पानी चाहिए? 50 से 80 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, तो ये मक्का आपकी कंप्लीट होती है। यहाँ पर पूरे मक्का से जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी प्रश्न मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिए हैं। कहीं भी किसी को दिक्कत आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो
आपको पूरा समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल न भूलें। शेयर जरूर करते रहें जिससे सभी बच्चों का भला हो सके। मेरा उद्देश्य है कि जितने भी आपके यूपी, एमपी, राजस्थान, आपके छत्तीसगढ़ जो भी छात्र हैं सभी के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, जिससे बच्चों उनका सबका भला हो सके। चाहे आप सीजीपीएटी की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएटी, बीएचयू, सबका सिलेबस सेम है, थोड़ा सा बीएचयू का अलग हो जाता है। बाकी यूपी कैटेट की बात करें हम लोग, एमपीपीएटी की बात करें, सीजीपीएटी की बात करें, आप जेट की बात करें राजस्थान के लिए, तो बच्चों सभी का सिलेबस सेम है। इसलिए सभी वीडियो में आपको इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, सबका सिलेबस सेम है। बीएचयू को थोड़ा सा अलग है, बाकी सब चीज़ें सेम है। अभी तक तो सेम चल रहा है, थोड़ा सा अलग आ जाता है, जैसे आपकी रीजनिंग वगैरह है तो उसमें आ जाती है, तो मैं आपको बाद में वो चीज़ें बता दूंगा। ठीक है बच्चों। और सभी छात्र जो भी फॉर्म आए सभी के फॉर्म डालें। फॉर्म डालना अति आवश्यक है, चाहे वो एमपीपीएटी का हो, चाहे जेट का हो, या आपका सीजीपीएटी किसी का हो, फॉर्म आप सभी के डालें, बीएचयू का हो। चूँकि फॉर्म डालने से आपका है नहीं तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो। ठीक है। तो बच्चों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।